मेरी एक आदत है, अगर कुछ नहीं बढ़ना हो ना तो मैं उसमें हाथ नहीं डालता, और जिसमें बढ़ना हो उसमें अगर हाथ डालता हूँ। विश्वनाथ बेनीवाल जी वो शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा कर्तृत्व करने वाले व्यक्तित्व धनी है। जिंदगी भर उन्होंने किसानों के लिए अभी जान लगा। 40-47 की बात, 40-45 की बात है। उस वक्त की हलचल शुरू हो गई थी आजादी की। बीकानेर से वो गेहूं है उसकी निकासी कर रहे थे और हमने आंदोलन किया कि इसको बाहर नहीं निकल। वो ऑफर लेके आया प्रोफेसर की, क्योंकि मैं एमए कर चुका था, इसलिए वो माराका कॉलेज में अपॉइंटमेंट का लेटर लेके आया कि ये अपॉइंटमेंट ले और आंदोलन छोड़ के पछताना ना पड़े। मैंने वो कागज उनका दिया हुआ और उस लड़ाई को हमने जीता। मैं शोपत सिंह इंदिरा गांधी से मिलने गए। भगत सिंह का तुसीं अपनी भाषणों 'ਚ बहुत बार जिक्र भी करिया, कदे भगत सिंह के परिवार नाल कोई मिलना? बिल्कुल मिलना। एक विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ राजस्थान में फीस के खिलाफ। मैं उस वक्त अध्यक्ष था सारे राजस्थान के स्टूडेंट मूवमेंट का। जो देश का ढांचा है उसमें मुझे यही पार्टी अच्छी लगी कि जिसमें मैं लड़के और अपने जो उद्देश्य है जिंदगी के लोगों को राहत पहुंचा सके, सामूहिक ये कर सके, उससे कोई जिंदगी बदल जाएगी देश की, वो मैं उम्मीद भी नहीं करता था। न है, क्योंकि पूंजीवाद है। लोग ये समझते हैं कि कोई लड़ाई लड़नी हो तो ले आओ, हालांकि सेहत सारी चीज शरीर 91 हो गया, वो नहीं है, पर उसके बाद भी ले आते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसके ढांचे में फर्क आ गया, दिमाग में और दिल में नहीं आया। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़ा महक ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਤਰਾਮ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, शुरुआत करते हैं आप थोड़ी जीवनी के उत्ते, तो जन्म तो लैके चलते हैं आप। जन्म कदों कित्थे होया दादा जी? मेरा जन्म हुआ है पंजाब में, गांव है सुखचैन सीतो। ठीक है। अबोर से 20 किलोमीटर उस जगह जन्म हुआ मेरा। ठीक है। और उस 4, 4.5, 5 साल का जब हुआ मैं, क्योंकि हमारी ज़मीन पंजाब में उस जगह भी थी और राजस्थान में जहाँ अब यहाँ बैठे हैं यहाँ भी ज़मीन थी मेरे दादे की। तो हम यहाँ जब पानी आ गया गंग कनाल का, तो हम वो इलाका छोड़ के यहाँ आ गए। मैं 4.5, 5 साल का यहाँ आ गया था। और यहाँ ये जो चक है ये नया है, ये तो 68 में बसा है। इससे पहले मैं रहता था दूलपुरा गांव है यहाँ से 1 किलोमीटर पर, उस गांव में। ठीक है। मेरा परिवार। ठीक है। तो दादा जी पढ़ाई की गल करते हैं आप। ऐसा है कि मैं उस वक्त जिस वक्त मैं यहाँ आया तो इस इलाके में सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज था, और स्कूल के लिहाज से गंगानगर तक आसपास किसी बड़े गांव में भी स्कूल नहीं था, सिवाय लालगढ़, मिर्जेवाड़ा, ये 2-3 गांव थे जिनमें प्राइमरी स्कूल थे। तो मुझे पढ़ने के लिए गंगानगर एक हॉस्टल में रहना पड़ा। मैं यहाँ से थोड़ी बहुत घर पर मेरे पिताजी ने
और एक पंडित था, उसने थोड़ा पढ़ाया। तीसरी क्लास से मैंने वहाँ शुरू किया उस जगह। और वहाँ जो हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल था, आप चाहे तो पियो यार, आप ले होना चाहिए सारे। इंटरमीडिएट स्कूल जो था, कॉलेज, उसके 2 सेक्शन थे। एक 6th का तक का अलग था, 6th के बाद अलग था। तो मैं उसके प्राइमरी सेक्शन में जो अलग था उससे, स्कूल से, उसमें पढ़ने गया। चल रहे नहीं तो मैं जब 6ठी क्लास में था, उस वक्त हिंदुस्तान में, ये लगभग सन 46-47 की बात, 46-45 की बात है। उस वक्त ये हलचल शुरू हो गई थी आजादी की। ਤੇ जन्म ਕਿਹੜੇ सन ਦਾ दादा जी? 1932 का है। 1932 का, ठीक है जी। मेरे पिताजी कांग्रेस के वर्कर थे, पंजाब में भी थे। उस इलाके में बड़े बड़े जागीरदार जो जमीनों के मालिक हैं, वो कांग्रेस के वर्करों को उनके खेतों से खदेड़ते थे, पानी नहीं लगने देते थे, फसलें उठा लेते थे। तो परेशान थे मेरे पिता, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो जब 35 का चुनाव हुआ, तो उसमें वोट देने अकेले आदमी गए थे। पूरी फाजिलका जो एरिया है, उससे अकेले आदमी वोट देने गए थे। ठीक है। और गुंडों ने उसको कहा कि जिंदा नहीं आने देंगे, मारेंगे, पर वो डरे नहीं। और तो मेरे दिमाग में उस वक्त से, मैं बचपन में था, तो एक तस्वीर थी इस बात की कि देश गुलाम है, और उसके लिए मेरे पिताजी मजबूती से खड़े हैं कि वो गुलाम ना रहे। हालांकि यहाँ वो गंगानगर में आए तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो थी कांग्रेस की, उसके वो कैशियर थे, कैशियर बनाए गए। पहला 52 में चुनाव हुआ, उस वक्त मोतीराम एमएलए था, उस वक्त वो कैशियर थे। तो इस तरह से मैं जब पढ़ता था, तो पढ़ते वक्त ही मेरे दिमाग में ये चीजें पैदा हुई। और 1940 में पहली बार हमने ये किया कि यहाँ महाराजा सादुल सिंह, जो बीकानेर के महाराजा थे, वो आए। तो ये जो मोतीराम था, जो एमएलए बना बाद में, सभी बड़े बड़े लोग, सेठ, पैसे वाले, सब उनके। तो हम लड़कों ने ये प्रोग्राम बनाया। एक शहर के अंदर जलसा हुआ। ये शहर की आबादी 11,000 थी, छोटा सा शहर था, गंगानगर। यहाँ पर मोर सिंह राजगढ़ के, वो कांग्रेस के वर्कर थे। गुरदास सिंह कांग्रेस का वर्कर था। वो जलसा करने आए। तो वहां पर उन्होंने राजा के खिलाफ गीत गाए। इस सादुली बाई मुर्दाबाद के नारे लगाए और गीत गाए। उनको अरेस्ट भी कर लिया। हम आ गए। हमने लड़कों ने प्रोग्राम बनाया, 6ठी क्लास के या
जितने लड़के थे, उस स्वागत करने के लिए ट्रेन के साथ साथ शहर का आदमी तो कोई गया नहीं। स्कूल के बच्चों को ले गए, वो मोतीराम और जो कांग्रेस के वर्कर थे उन्होंने खड़े कर दिए। और उसके बाद अब हमसे कहा गया कि तुम जब आए तो जय जंगलधर बादशाह, उसके नारे लगाना, जय जंगलधर बादशाह की जय हो। सबको रटा के जैसे बुलाते हैं बुलाते रहे। हमने तय कर रखा था, तो जैसे ही ट्रेन आई और उसमें शार्दुल सिंह का डब्बा आया, स्पेशल गाड़ी थी वो, हमने नारे लगाए, सादुली बाई मुर्दाबाद। वो जो नारा नेता लगाते थे वही नारा हमने लगाया। वो मुर्दाबाद का नारा 4-5 बार जोर से लगा तो सारे गूंज गया, सबको पता लग गया, कलेक्टर को भी पता लग गया, औरों को पता लग गया, राजा तक पहुंच गया। दूसरे दिन जब हम स्कूल में गए तो हमको पहचान लिया, जैसे मेरे को पहचान लिया, 5-6 को निकाल लिया हमको बाहर प्रार्थना में, और वहां सबके सामने बैंतों से पिटाई की। ये मेरा पहला आंदोलन था। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਆ? 46 की 46 ਦੀ। 46 ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 14-15। उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया इसके विरोध में। अपने सब टोपियां पहन के, गांधी टोपी खरीद के लाए बाजार से, टोपियां पहन के प्रार्थना में चलेंगे। हम 10-15-20 लड़के टोपियां जेब में लेके आए, और जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई हमने टोपी पहन ली। तो जितने टोपी पहने हुए थे, प्रिंसिपल ने उनको बाहर निकाला और वहां पीटा सबके सामने। उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया। एक पीपल था उस स्कूल के बाहर, बहुत बड़ा, उस पर चढ़ के तिरंगा झंडा और लगाया। तो इस तरह से उस वक्त हमारे दिमाग में 5वीं-6ठी क्लास में भी ये आ गई थी कि इस लड़ाई किस लिए है और किससे लड़ाई है। उस वक्त के जो पढ़ाई थी वो आज की तरह नहीं थी। आज सिवाय जो टेक्निकल कोर्स है या साधारण मामूली नॉलेज, सिवाय किताब के उसको कोई नॉलेज नहीं होती। हम उस वक्त यशपाल जैसे साहित्यकार की सारी पुस्तकें पढ़ चुके थे। ये हालत थी। तो उसके बाद मैं यहाँ 9वीं क्लास में जब हुआ तो चुनाव लड़ा मैंने यहाँ, और उस चुनाव में कॉलेज का, उस जो इंटरमीडिएट कॉलेज था उसका प्रेसिडेंट बना। ये गंगानगर 10वीं करने के बाद गंगानगर छोड़ दिया और मैं पिलानी चला गया। पिलानी में पढ़ाई की और 12th करने के बाद मैं बीकानेर आ गया, क्योंकि वहाँ साइंस में कामयाब नहीं हुआ। पास तो हो गया पर मेरा एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग में हुआ नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। और यहाँ जो था उस वक्त बीकानेर में जो आंदोलन चलते थे, उस वक्त तक स्टूडेंट का एक मूवमेंट राजस्थान में हुआ और उन्होंने स्टूडेंट
ASFI बनाई, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था, चुना गया। और उसकी एक वहाँ जलसा किया बीकानेर में, जिसमें विद्यार्थी तो सारे आए ही, हजारों लोग भी आए। इतना बड़ा जलसा लोगों ने पहले नहीं देखा। उसमें पार्लियामेंट के मेंबर हिरन मुखर्जी, वो पार्टी के वाइस लीडर थे, AK गोपालन चेयरमैन था, वो आए, उनका भाषण था। इस तरह से राजनीति में पहली बार वहाँ आंदोलन हुआ अनाज निकासी का। बीकानेर से जो गेहूं है उसकी निकासी कर रहे थे, और हमने आंदोलन किया कि इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, यहाँ के लोगों का पहले जरूरत पूरी होगी, उसके बाद निकलेगा। इस पर लड़ाई हुई शहर में, उसमें मैं गिरफ्तार हो गया, जेल में भी रहा। उस वक्त केदार जी और ये रावत राम, ये भी लीडर थे बीकानेर के। एक सेशन जज था हरदत्त सिंह, वो भी इस्तीफा देके और आ गया था। इस तरह से जो बड़े लीडर थे यहाँ कांग्रेस के, मैं विद्यार्थी होते हुए उनके संपर्क में था। उस वक्त से जेल शुरुआत हुई मेरी। उसके बाद मैंने जोधपुर से MA किया हिंदी में, और एक विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ राजस्थान में फीस के खिलाफ। मैं उस वक्त अध्यक्ष था सारे राजस्थान के स्टूडेंट मूवमेंट का। उस आंदोलन में बहुत वाइड प्रदर्शन हुए, बड़े जबरदस्त, और सरकार को मजबूर होके ये कोशिश करनी पड़ी पहले लीडरों को पटाओ। मेरे पास और एक जोशी था, प्रेसिडेंट था, वो सेक्रेटरी था। तो मैं उस वक्त, मेरे पास जो डिप्टी मिनिस्टर है पूनम चंद बिश्नोई, वो ऑफर लेके आया प्रोफेसर की, क्योंकि मैं MA कर चुका था, इसलिए वो मराठा कॉलेज में अपॉइंटमेंट का लेटर लेके आया कि ये अपॉइंटमेंट ले और आंदोलन छोड़ दो। मैंने उससे समय मांगा कि मुझे वक्त दे। मैं 5 मिनट सोचता रहा कि जिंदगी में नौकरी करें या राजनीति। तो मेरे दिमाग में बाद में आई कि वो पछताना ना पड़े, मैंने वो कागज उनका लिया हुआ फाड़ दिया, उनको इनकार कर दिया। उसके बाद वो लड़ाई तेज हुई, गवर्नर बीच में पड़ा और उस लड़ाई को हमने जीता। उसमें जो फीस बढ़ी थी उसका फैसला ये हुआ कि जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हीं से फीस बढ़ी हुई ली जाएगी, बाकी से। इसके बाद मैं कॉलेज छोड़ के और घर आ गया। घर आने के बाद सबसे पहले हमारे सामने यहाँ 59 में हनुमानगढ़ में, जो हनुमानगढ़ का इलाका है, उसमें 57 में शोपत सिंह MLA बन गया था, इंडिपेंडेंट। मैं उसको सिर्फ जयपुर में एक बार मिला था और जानता नहीं था।
वहाँ पर पानी आया राजस्थान इस अपने भाखड़ा कनाल का, जो पंजाब ने हिस्सा दिया था 10% पानी, उससे नहरें बनी और पानी आया। तो जितनी भी ज़मीन थी सरकारी, उसको नीलाम करने का प्रोग्राम बनाया सरकार ने। मैं शोपत सिंह के पास गया कि अपने इसकी खिलाफत करनी चाहिए। हालांकि वो पार्टी में नहीं था, ना कुछ जानता था। उस वक्त तक मैं पार्टी के संपर्क में आ चुका था, कम्युनिस्ट पार्टी के, और 58 में उसका मेंबर बन चुका था। अच्छा, उस वक्त हमने मिलके जलसा बुलाया। तो ना तो लाउड स्पीकर मिलते थे, ना कोई साधन थे जाने के, जीपें कारें कुछ नहीं थी। लोगों को साइकिलों पर जाके और लाउड स्पीकर साइकिल के ऊपर एक बैटरी रख के पीछे आगे लाउड स्पीकर लगा के और अब गांव में जाते थे। पर ताज्जुब की बात यह है कि हमने जो पहला जलसा बुलाया, उस जलसे में 10,000 से ज्यादा आदमी आए। जितने गरीब आदमी थे सब के सब उस जलसे में आए। और उस जलसे के अंदर जो गरीब आदमी आए, हमने प्रोग्राम बढ़ाया, भी नीलामी नहीं होने देंगे। 3 दिन बाद नीलामी होनी थी। बोलने वाले स्पीकर में एक योगेंद्र नाथ आंडा, वो भी 58 में बीएससी करके जयपुर से, और 22 है पीएस है रायचनगर के पास, वहाँ उसकी ज़मीन थी उसके बाप की, वहाँ आ गया। वो भी पार्टी में शामिल हो गया था। उस वक्त जो पार्टी बनी वो पंजाब के लोगों ने बनाई। हमारा जयपुर से, राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने हमको पार्टी मेंबर बनाया और हम पार्टी में शामिल हुए सारे। शोपत सिंह उस वक्त पार्टी में शामिल नहीं हुआ, पर वो आंदोलन में शामिल हुआ। तीसरे दिन जब नीलामी का सवाल आया, नीलामी होनी थी, उस दिन उससे ज्यादा भीड़ थी, 15-20 हजार। और जितने भी बोल इधर उधर खड़े थे आदमी, लीडर बोलने वाले, उन सबको गिरफ्तार कर रहे थे। मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलने लग गया तो मेरे को भीड़ के बीच में गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज किया, आंसू के गोले और पानी की बौछार गंगानगर जिले में पहली बार शुरू हुई। यहाँ किसी जन आंदोलन, यहाँ कोई जलसे हुए होंगे, कांग्रेस के हुए होंगे, पहले सब कुछ हुए होंगे, पर किसी में इस तरह का दमन नहीं हुआ। ये पहला शुरुआत थी कि आंदोलन की शुरुआत 1959 में हनुमानगढ़ में हुई और हमको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके हमको जेल में रखा। ये दूजी बारी जेल च गए सी तुसी 1959? दोबारा। ठीक। तो मैं जब रात को सैकड़ों लोग जेल अंदर थी, शहर के बीच में, गंगानगर थी, हनुमानगढ़ लॉकअप थी, एक तरह की छोटी सी जेल थी। ठीक। तो उसके चारों तरफ 12 बजे तक नारे लगाते रहे। ये जोश था लोगों में। 3-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद हमारी जमानत हो गई, बाहर आ गए। हमने फिर आंदोलन शुरू कर दिया नीलामी के खिलाफ। फिर सादुल शहर में और पीली बंगा में भी आंदोलन हुआ, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी बोली बंद हुई।
हमने ये तय किया, हम ये जानते नहीं थे कि अब कदम क्या उठाया जाए। कोई ऐसा आस पड़ोस भी राजस्थान से लिंक नहीं था, राजस्थान में भी कोई लीडरशिप थी नहीं। पंजाब में बहुत दूर थी, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी थी और लड़ते थे वो। उनमें से कोई एक दो लीडर हमारे पास आता था, पर ये है कि वो भी पूरी तरह गाइड नहीं कर सके क्या करो। हमने महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह की पुस्तक पढ़ी हुई थी मैंने, तो हमने उनको कहा भी अपने यूँ करें, एक एक आदमी गिरफ्तारी थे रोज। लोगों को बड़ा जोश था, हजारों आदमी आते थे रोज, पर हमें एक आदमी की गिरफ्तारी देते। इस तरह से ये गिरफ्तारी 15-20 दिन महीना चलती रही। वो चलते चलते हम कोई 301 आदमी गिरफ्तार हुए और लोग थक गए। थक इसलिए गए कि लोगों का रिजल्ट कोई निकल ही नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये एक एक करेंगे गिरफ्तारी, क्या फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे उससे हटके और बोलियां शुरू हो गई, जमीनें नीलाम हो गई, बड़े जागीरदारों ने जमीनें ले ली। वो आंदोलन हमारा, हम जेल में चले गए, 3-3 महीने की सजा हुई हमको। SDM जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था, उसी ने सजा दी, सजा में चले गए अंदर और 3 महीने पूरे काट के आए। वो कपड़े जो जेल के कपड़े थे वो पहनते थे, वैसे ही रोटियां खाते थे, वैसे ही रहते थे। वो जो जेल का अनुभव था 3 महीने का सब लोगों का, उससे गरीब आदमी जो उस इलाके का था, उससे एक वातावरण बना कि जब हम आए तो हमारा उन्होंने स्वागत भी किया, लोग भी इकट्ठे हुए और हमको भी ये महसूस हुआ कि अगर हम सारे सामूहिक लड़ते, 500-500 का जत्था देते, तो हम कामयाब होते। ये अनुभव हमने उससे लिया, उस बात से। और जब 62 का चुनाव आया तो हमने ये तय किया कि शिवपाल सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। उससे पहले शिवपाल सिंह MLA जो था, उसकी पिटीशन हो गई थी, वो हट गया था टाउन में। टाउन में चुनाव हुआ, उसके बाप ने चुनाव लड़ा, वो हार गए। हमने चुनाव में पहली बार उस चुनाव में दखल दिया कांग्रेस के खिलाफ। मैं हांडा पब्लिक मीटिंग करने गए, तो इस इलाके के लोगों ने पहली बार देखा कि चुनाव में जलसे भी होते हैं। पहले जलसे नहीं होते थे। पहले जो लोग चुनाव में खड़ा होता था, उसके साथ उसके रिश्तेदार भाई बंद इकट्ठे होते थे, वोट मांगने जाते थे। जिसके घर, जिस परिवार के घर गए, बड़ा घर देख लिया, चौधरी उस गांव का मुखिया आदमी, क्योंकि उस वक्त सरपंची भी नहीं हुई थी, सरपंच नहीं बने हुए थे, तो वो उसके घर जाके डेरा लगा देते। जब तक वोट की हाँ नहीं करता वहां से उठते नहीं, और वोट जिसकी हाँ कर लेते उसी को देते 90%। तो ये चुनाव का जो चल रहा था, उसकी बजाय हमने पब्लिक मीटिंग की, क्योंकि हम कॉलेज में आंदोलन में बोलना सीख के थे स्टेजों पर। तो हमने मीटिंग की तो उसमें बड़ी भीड़ आती थी। संगरिया में 10-10 हज़ार आदमी रात को 2 बजे तक भाषण सुनते थे। और जितनी भी वो चुनाव लड़ने वाले थे, उसमें वकील भी थे, बड़े चौधरी भी थे,
सब थे, पर उसके लीडर हम जो यंग थे बिल्कुल 25-26 साल के, वो बन गए उस चुनाव में जलसे करने की वजह से। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਕਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਕਰੀ ਸੀ? मैंने की थी 58 में। 58 'ਚ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਪਾਰਟੀ? ये हुए कॉलेज में पढ़ते हुए। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक पंडित थे, गौरी शंकर नाम उनका, वो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी बैन थी, उसमें बैन लगा हुआ था, उसकी कोई मीटिंग नहीं कर सकता था, उसकी कोई किताब नहीं पढ़ सकता था, किताबें हमको मिलती नहीं थी, किताबें भी प्रिंट की हुई, वो टाइप की हुई जो लिटरेचर है वो मिलता था, और वो भी रात को पढ़ते थे, रात को पढ़ के और उनको वापस दे देते थे कि ये पकड़ी ना जाए, पकड़ी जाए तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर जेल से छूटेंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त ये डिफेंस ऑफ इंडिया लगा हुआ था। उस वक्त जो सरकार थी नेहरू की, वो कम्युनिस्टों के बहुत खिलाफ थी, तो इसलिए उस प्रेरणा उससे लेके, उससे पढ़ के और हम कम्युनिस्ट बने। 1 साल तक उसने हमारा इम्तिहान लिया कि मजबूत रहते हैं ये, फिर मेंबर बनाए। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उसको राजनीति गुरु का, उसमें वो जो लिटरेचर हमने पढ़ा उससे पता लगा कि गुरु कोई नहीं होता पार्टी में। ठीक है। उसका जो मार्क्स का लिटरेचर पढ़ा हमने, और लेनिन की किताब पढ़ी, लेनिन के आर्टिकल, उससे हमारी जो ज्ञान था वो बढ़ गया, और हम समझ गए कि गुरु और चेला और ये नेता कुछ नहीं होते। हर पार्टी मेंबर जो है उसको पूरा अधिकार है, डिसिप्लिन है उसका, तो सीख लिया। ये हमने 62 में, जब 58 में हम हार गए, वो इंडिपेंडेंट, उसका बाप शोभा सिंह का, शोभा सिंह को पता लगा जलसे में, मीटिंगों में हमारे साथ रहने से कि ये पार्टी नाम है इसका, तो वो कहता है मैं बोलूंगा तो नहीं, स्पीच नहीं करूंगा, स्टेज पर नहीं जाऊंगा, पर पार्टी में तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं। कामरेड माकपा में, माकपा नहीं थी उस वक्त, सीपीआई थी, उसमें आने को तैयार हूं। तो हमने उसको कैंडिडेट मेंबर बना लिया वेटिंग में, और उसको अपने साथ रखा। साल बाद चुनाव आया 62 में। 62 में चुनाव आया तो हम उसको चुनाव के लिए तैयार किया, तो चुनाव लड़, पार्टी से लड़ेगा। उसके जितने भी विरोधी थे कांग्रेस के, वो बहुत बड़े जमींदार, पैसे वाले लोग। हरिराम एक बड़ा चौधरी था, राजा का खास, परिवार शोपत का था, उसके बाप राजा के, उसका दादा राजा के दरबार में दरबारी था। इस तरह के परिवार के लोग, और उसमें हमने उसको कहा भाई तुम मुझसे लड़ोगे, तो उसके घर पर 500-600 आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने सबने मिन्नतें की, हवा वैसी बन गई इलाके की कि भी शोपत सिंह लड़े तो जीतेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन लड़ा ना गरीबों का,
उससे गरीब में चर्चा हो गई, इसलिए उन्होंने कहा शोपत सिंह एक बार एमएलए बना हुआ है, इसको लड़ाओ। हमने कहा भी हम तो पार्टी से लड़ेंगे, नहीं तुम लड़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पैसे देंगे, जीप देंगे। वो बड़े जागीरदारों की, बड़े जमींदारों की उनकी सलाह तो ये थी, पर वो डरते थे भी कोई उनमें से लड़ेगा तो हार जाएगा। ਤੇ ਸ਼ੋਪਤ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀ? ना, मेरे से बड़ा था शोपत सिंह, 8-10 साल। ठीक है। तो वो जो है शोपत सिंह इतना मजबूत रहा कि सब ने जोर लगा लिया, शाम तक बैठे रहे। उसने कहा मर जाऊंगा, लड़ूंगा तो पार्टी से लड़ूंगा, नहीं तो रोए खूब, उसका परिवार भी रोया, माँ बाप सब, भाई तुम पार्टी मत लड़ो। फिर एक वाया मीडिया निकाला मैंने कि भी हम झंडा नहीं लगाएंगे पार्टी का। तुम कहते हो तो किसी गांव में झंडा लेके नहीं जाएंगे, किसी गांव के घर पर झंडा नहीं लगाएंगे, अपने हाथ में भी झंडा नहीं रखेंगे, सिर्फ निशान लेंगे चुनाव का। इस बात पर लोग मान गए कि चलो दफा करो, निशान कोई भी अपना कह देता है, झंडा नहीं होगा तो पार्टी दिखेगी नहीं लोगों को। हमने चुनाव पाया। जब चुनाव शुरू हुआ, रामचंद्र उस वक्त कैंडिडेट था, मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो उस वक्त सारा इलाका, बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, करणपुर के लोग और बड़े मामा सिंह और सारे जो थे, मोतीराम और सब, ये सब रामचंद्र के साथ, और हम 2 आदमी, शोपत सिंह और मैं। तीसरा कोई आदमी चलने को तैयार नहीं। हमने क्या प्रोग्राम बनाया, एक टीम बनाई ड्रामा करने की, और उस टीम से ड्रामा करते थे। गांव में फिरते थे पहले तो अकेले, और टीम से ड्रामा करते थे। ड्रामे में खूब लोग आते थे, खूब देखते थे उस ड्रामे को। ड्रामा भी गरीब मजदूर का और जागीरदार की लड़ाई का होता था, जमीन का। तो उस वजह से सब जगह प्रचार गांव में हमने किया, और उस ड्रामे का जो पर्दा लगा हुआ था उस पर निशान होता था हमारा। बस इतना प्रचार था, भाई ये निशान है, इस पे वोट दो। ये प्रचार करते करते हम जब गांव में जाते थे, एक हमारे पास जीप थी, तो उस जीप पे जब रास्ता दिखाने जाते ना बाहर गांव से, रास्ता जानते नहीं, सब कच्चे रास्ते थे, कोई सड़क नहीं थी। उसे कहते हैं रास्ता बता क्या। गांव के अंदर हमारे से कोई राम राम नहीं करता, चौधरी बैठे, कोई मिलता नहीं, कोई चाय नहीं पिलाता। तो हम वहां बैठ के जीप में और गाड़ियां निकालते हो। ये बदमाश जो है ना, जागीरदार, अगर अपने हाथ में कभी हुकूमत आ गई तो निरड़क निकालेंगे। वो गरीब पीछे सुनता था ये बात। वो अपने मोहल्ले में जाके कहता था कि यार वो जो 2 छोरे आए थे और चुनाव लड़ रहे, वो इन चौधरियों को गाड़ियां निकाल रहे थे। चौधरियों से ये भी तंग थे, गरीब भी। उस वक्त बहुत दमन था गरीब पर, आज की हालत नहीं थी। तो वो ही आदमी कभी कभी इत्तेफाक से, वो चौधरी भी रास्ता पूछते थे, उसको साथ चढ़ा लेते। तो बड़े सरदार, बड़े जागीरदार गरीबों के घर में वोट मांगने जाते तो बदबू और वो और बकरी बैठी है। तो वो तो बड़े आदमी थे, उनकी बात वो बताता था कि भी वो रामचंद्र वाले तो ये कह रहे थे और शोपत सिंह वाले ये कह रहे थे। ये सारे गांव में नीचे नीचे प्रचार हो गया कि ये बड़े आदमी की पार्टी है और ये गरीब आदमी की पार्टी है।
पर हमारे दिमाग में डर था कि अपने चुनाव प्रचार के लिए लड़ रहे हैं, जीतने का थोड़ा ही है। ये चुनाव हुआ, जिस दिन इसका रिजल्ट निकला, गिनती हुई, उस गिनती को करने वाले अफसर ने किया तो पहले राउंड में हम 2800 वोट से आगे थे और जनता सारी तिरंगे झंडे लेके आई थी, पूरी 10-15 हजार आदमी, क्योंकि वो समझते थे रामचंद्र जीतेगा। उस वक्त एक पेशकार था, कांग्रेस का नेता, वो बाहर आया और मैं भी बाहर आया पहले राउंड के बाद। तो पहले राउंड में उसकी टोपी पकड़ के और मैंने नीचे फेंक दी। जैसे ही जनता में टोपी फेंकी तो जनता सारी वहां से भाग चली, हलचल मच गया और बाजार से लाल कपड़ा ले आए। उस पर निशान जानते ही नहीं थे क्या निशान है, लाल कपड़ा बांधा लटके, लाल ही लाल हो गया सारा। वो पहला अनुभव था हमारा चुनाव का और संघर्ष के नतीजों का। उसके बाद जो पानी की समस्या थी वो बहुत गंभीर थी, क्योंकि पानी थोड़ा मिलता था। बाखरा सिस्टम में जो 2.1 पानी था पर 1000 एकड़, इसलिए फसलें बहुत कमज़ोर होती थी, पूरा पानी मिलता नहीं था। जब किसान की फसल बीजी जाए, खर्च हो जाए, उसके बाद ना हो तो बड़ी परेशानी होती है। इसलिए बड़े बड़े जलसे होते थे हमारे। 1970 में जो बड़े जागीरदार थे, सरकार ने क्या किया कि 1957-58 के बाद नेहरू जो है वो रूस गया, रूस के साथ उसके संबंध हुए। नेहरू ने अपनी नीतियां बदल दी, सोशलिस्ट, पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट का नाम आया और नेहरू ने ये नीति बढ़ाई कि सरकारी कारखाने बढ़ाए जाएं, डैम बढ़ाए जाएं। ये चीज़ें वहाँ से सीख के आया, उसका प्रभाव था जनता पर। और हमने उस वक्त सरकार ने सीलिंग एक्ट जो है, जो पहले 52 में बना था, उसको और सख्त कर दिया। तो इसलिए बड़े बड़े जमींदार इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोग्राम बनाया, भाई सीलिंग एक्ट वापस लो। और जो राजस्थान कैनाल से पानी आया है, आ रहा है नहर, उस वक्त नहर आ रही थी सन 70 में, 66 में आ गई थी, इसका पानी हमको दो, बढ़ाओ पानी। ये दो मांग उनकी थी। केदार बीच में था, हमारे साथ भी था, उनके साथ भी था। कम्युनिस्टों का जो ग्रुप था उसकी मांग थी कि जितनी जमीन राजस्थान कैनाल में ये नहर जाएगी और कमांड करेगी, कमांड एरिया बन गया है, उसमें सरकारी जमीन है, वो सारी गरीबों को बांटी जाए। पहली मांग थी हमारी। सेकंड मांग थी कि पानी दिया जाए। हमारी 3-4 मांगे थी, उनकी 33 मांगे थी। उसमें सीलिंग और सारी और इधर उधर की सब, तो हम अलग अलग लड़ते थे। वो तो लड़ते थे नीलामी के खिलाफ, नमूने के तौर पर। नीलामी से उनको दिलचस्पी नहीं थी बंद करवाने की, हमको थी। हम वहाँ लठ लेके गए, सारे के सारे गाड़ी रोक के, और मुकाबला हुआ, नीलामी बंद हुई, हमारे सिर फटे, आंडे का भी सिर फटा और हमको बीकानेर जेल ले गए। 10-15 दिन जेल में रहे
उसके बाद सरकार ने हमको छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अब तो बोली बाली शुरू हो गई, अपने इनको छोड़ दो। तो हम सारे बाहर आ गए। बाहर आ गए तो मैं और शिवपाल सिंह इंदिरा गांधी से मिलने गए। इंदिरा गांधी से मिलने गए तो इंदिरा गांधी, एक अपना एमपी गया हमारा, और उससे मिले हम। उससे जब मिले तो वो बातचीत में और व्यवहार में बहुत ही सिंपल थी। मेज था, मेज पे आके बैठ गई कि मेरा गला खराब है, लिख के बताया। भाई तो जागीरदारों का आंदोलन है, कम्युनिस्टों का, इससे क्या मतलब। तो हमने उसको बताया कि मैडम ये आंदोलन जो है ये जमीन के लिए है। गरीब आदमी जो सैकड़ों सालों से इस इलाके में बस रहे हैं, गरीब हैं, जमीन नहीं है, उनको अगर इस वक्त ये जमीन सरकारी नहीं दी गई, इसको नीलाम कर दिया गया थोड़े से पैसे के लिए, तो गरीब आपके साथ कैसे रहेगा? उसका तो चांस ही यही है। उसको समझ में आ गया। उसने उसी वक्त सुखाड़ी को फोन किया, उसको कहा नीलामी बंद कर दो और रूल्स बनाओ और इन गरीबों को बांटो। ये पहली जीत थी हमारी। हालांकि गरीब उस आंदोलन में था नहीं, कोई संख्या के लिहाज से कुछ नहीं था, मामूली, उसको पता ही नहीं था क्या आंदोलन है, पर हम थे। सो ये जो जीत हुई, वो जागीरदार जो ग्रुप था कुंभाराम का, वो इससे कोई खुश नहीं हुआ। उसकी तो पानी और सीलिंग और वो बात थी। उसने कहा आंदोलन जारी रखेंगे। हमने ये सोचा कि अपने अगर आंदोलन वापस ले लिया तो अपने इस सारे से कट जाएंगे। हमने आंदोलन उनके साथ चालू रखा। तो हमने कंबाइंड बनाया प्रोग्राम, दोनों ने मिलके इकट्ठे हुए। कुंभाराम की और हमारी और शिवपाल सिंह की, सबकी 10-15 वर्गों की मीटिंग हुई और हमने फैसला किया कि आंदोलन किया जाए। उस आंदोलन में क्योंकि पानी बहुत बड़ी मांग थी लोगों की, हजारों आदमी गिरफ्तार हुए, 30,000 आदमी गिरफ्तार हुए, सारे राजस्थान की जेलें भर गई। मिलिट्री को बुलाना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, स्टैंड बाई रही मिलिट्री। हमने प्रोग्राम क्या बनाया उस आंदोलन को तेज करने के लिए? उन्होंने तो प्रोग्राम रखा कि थोड़े आदमी गिरफ्तार करो, एक एक कराओ। हमने कहा भी जितने हो सकता है गांव पूरा गिरफ्तार करो। तो लोगों ने हमारी नीति को पसंद किया और हमारे पीछे चले और गिरफ्तारी गांव के गांव हो गए। और उससे आंदोलन बहुत उग्र हो गया और मजबूर होकर सरकार को उसमें फैसला करना पड़ा। सुखाड़िया ने असेंबली के अंदर अनाउंसमेंट किया कि भी सारे को रिहा किया जाता है, बैठ के बात करेंगे और जमीन अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। पानी के बारे में और बातों के बारे में बैठ के बात होगी। इस तरह से वो आंदोलन, उसमें पानी मिला। बाखरा में 0.21 और गंगकराल में 0.33 MF। ये दोनों नहरों में पानी, इस नहर में भी उस नहर में भी, दोनों में पानी मिला और जमीन मिली। और जो छोटे मोटे मसले थे लोगों के, ये लाइसेंस का, नीलामी का और छोटे खातों का, खाते पूरे करने का, ऐसे मसलों पर बात हुई। ये 1970 का आंदोलन था जो बहुत मजबूत और गंगानगर में पहला नोटेबल आंदोलन था। ये लड़ाई की शुरुआत थी और हमारी जिंदगी में भी, क्योंकि वो आंदोलन जो लड़ा
इसमें शोपत और हम एक तरफ थे, कुंभाराम और बड़े जागीरदार एक तरफ थे। वो कोई कांग्रेस में चला गया, कोई जनता पार्टी बना ली उसमें चला गया, और हम कम्युनिस्ट रहे। ये 70 के अंदोलन की बात है। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 1932 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ 1931 ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ? बिल्कुल मिलना। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। भगत सिंह की बहन को हमने बुलाया था, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ? 2-3 बार बुलाया। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ? राजस्थान में बुलाया, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ गंगानगर में बुलाया उनको, उनका बहुत बड़ा जलसा करवाया। भगत सिंह के जन्म के दिन पर भी एक बार बुलाया। वो उसकी एक रिश्तेदारी थी भगत सिंह की यहाँ चक्कों में, मैं चक का नाम तो भूल गया, कर्णपुर का चक था ठीक है। उसमें। और वो जो बहन थी वो वहाँ जाया करती थी, ठहरती थी 3-3 दिन। तो इसलिए भगत सिंह को बुलाया भी। भगत सिंह के ड्रामे और भगत सिंह का प्रोग्राम पूरे जिले में सारी तहसीलों में हम करते थे। ये नहीं है कि भगत सिंह को यूज बहुत ही ज़्यादा, अगर भगत सिंह का नाम, ये जितने भी भगत सिंह की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये जबरदस्ती हमारी पार्टी ने बिल्कुल मैदानों में ले जाके अच्छी से अच्छी जगह देख के खड़ी कर दी। सरकार की हिम्मत नहीं हटाने की। हमने ये नाजायज अभी तक जायज नहीं है, सरकार की परमिशन नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल चौराहे में बढ़िया जगह खड़ी है। बिल्कुल हनुमानगढ़ में भी, गंगानगर में भी, साधु शहर च भी, साधु शहर में, सारी जगह, कोई भी जगह नहीं है जहाँ ना हो। तो ये तो था ही हमारा। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? कि मैंने अपनी जिंदगी में ये इरादा कभी नहीं रखा था कि चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए आदमी को एक एरिया चुनना पड़ता है, उस एरिया के लोगों को राजी करना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। चाहे आप उसको कोई देश को ना देश को, लगातार अगर उनके साथ रहो तो वो आपको वोट देते हैं और आप जीतते हो, या आपकी बड़ी जाति हो तो आप जीत जाते हो। ये दोनों चीजें, ना तो मेरी कोई ऐसी जाति थी, जात का नाम लिया नहीं हमने कभी, जात की तरफ चले नहीं, और ना ऐसा इरादा बनाया। क्यों नहीं बनाया कि हनुमानगढ़ में रहा और हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ने का कोई बात, शोपत लड़ता था, उसको लड़ाते चुनाव, जीतता था वो। इसके बाद जो साधु शहर का इलाका अलग हुआ, उससे चुनाव लड़ा। उससे चुनाव लड़ते वक्त 1977 में जब बिल्कुल ही सारा इलाके के लोग मेरे पास आए, कई तो ऐसे थे जो मिट्टी तेल का टिन लेके आए, ओडरमल वगैरह, तो कि अगर आज नहीं लड़ोगे तो हम मर जाएंगे। पर शोपत सिंह ने और उसके परिवार ने और उन सब ने कहा भाई दोनों लड़ोगे तो हार जाओगे। हालांकि हारते नहीं, पर उन्होंने कहा कि, तो मैंने उस वक्त ये कहा भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लड़ो। हमने एक सरदार को लड़ाया जो 3-4 हजार वोटों से हार गया। सो इसलिए चुनाव का इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। यही वजह है कि मैं कभी 30,000, कभी 25,000, कभी, जब 2003 में सिर्फ
1100 वोटों से हारा था। उसके बाद मैं 5 साल साधु शहर में नहीं आया क्योंकि घरसाने का आंदोलन लड़ा। तो चुनाव के अगर लगन होती या दिमाग होता मेरा तो मैं छोड़ता कैसे आंदोलन लड़ता। तो एक बहुत बड़ी जो घटना है उत्तरी भारत की, उससे वंचित रह जाता था इलाका। 20 लाख लोग थे वहां बसे हुए, और जिनको 2 साल तक अकाल घोषित कर दिया वहां। 3 और 4 में दोनों साल अकाल घोषित किया था, एक दिन का नहीं था वहां। और सारे जितने भी नेता थे किसी भी पार्टी के, उन्होंने कहा भी पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि पानी वसुंधरा ने आगे दे दिया, पहले भैरव सिंह ने दे दिया, अब इतना बंट गया पानी कि अपने को पीने को मिलेगा। और उसने भी कह दिया भी पीने का पानी दूंगी, पानी नहीं दूंगी। हमने एक पानी की मांग की, पहले तो मैं गया नहीं। मुझे वो जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, पार्टी ना लड़के और एक व्यापारी, मजदूर और विद्यार्थी, इनका एक ग्रुप बनाया था उन साथियों ने। वो 2 ही पार्टी मेंबर थे वहां। फिर शोपत सिंह ने मुझे मजबूर किया कि तुम जाओ यार, मैं थोड़ा बीमार रहता हूं, तुम जाओ। मैं गया। मैं 2-3 बार 4 बार गया। लोग 2-2.5 हजार इकट्ठे होते थे। उनका सारा जितना पैसा था, पहली बात तो उनका जो गरीब आदमी वहां से चले गए, जो जमींदार थे उनके गहने बिक गए, उनके जो ट्रैक्टर थे उनके इम्प्लीमेंट्स बिक गए, उनके पास तूड़ी नहीं रही, जो सरसों की तूड़ी थी ना, यहाँ से ले जाते थे सरसों की पड़ो और वो पशु डालते थे, पशु मर गए। तो लोग वो लड़ते लड़ते महीने 2 महीने में तंग आ गए। वे अपने आते हैं यहाँ, जल से बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। ये क्या होगा इसका? तो उसके बाद मैंने उनको कहा भी ऐसा है कि अब लड़ाई को मोड़ना होगा, तैयार हो तो लड़ो। उनका जैसा आप कहोगे, विश्वास उनको जम गया मेरे पर। तो मैंने उनको तैयार किया। तैयारी इसलिए किया कि अब सिर्फ ये आदमी आते रहे उससे नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार कलेक्टर गया था एक मिलने, उसको हमने कहा एक पानी दे देता हूँ इरिगेशन का, हम लड़ाई छोड़ देंगे। उसने कहा पीने का पानी देंगे, सिंचाई का पानी नहीं मिले। तब मेरे दिमाग में आई तो मरना होगा, कोई कोई मरेगा तब पानी मिलेगा। ये उसी वक्त मेरे दिमाग में आ गई। और उस वक्त क्योंकि 70 के आंदोलन में भी 13 आदमी मरे थे। जो ये आंदोलन हुआ था ना, उसमें गिरफ्तारी देते हुए, मुकाबला करते हुए 13 आदमी मरे थे। तो मैंने कहा मरे बिना तो इस मामला गर्म नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने 50-60 मुखिया आदमी इकट्ठे किए। उनको कहा ऐसा करो कि इस एसडीएम को घेर लो और इसके ताला लगा लो, ना यहां बैठा रहूंगा, इसकी रखवाली करूंगा, और तुम अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में और फ्रंट खोल दो, जिससे कि और ज्यादा ये आंदोलन फैल जाए। लोगों ने एक स्वर से कहा कि तू जा, हम यहां बैठे।
मैं तो जानता था, क्योंकि मुझे एक डर था कि जब लाठी चार्ज या कोई और गड़बड़ी या गोली चलेगी, कोई मर गया तो ये कहेंगे इसने मरवा दिया, ये तो भाग गया। मैंने उनको बहुत कोशिश की पर वो माने नहीं। वो कहने लगे हमसे कोई मोर्चा नहीं लगेगा, तुम लगा के आओ, हम खड़े रहेंगे। खैर मैं चला गया। अनूपगढ़ में मैंने टेंट लगवा दिया, आदमी इकट्ठे कर दिए। सूरतगढ़ पहुंचे शाम को, तो वहाँ कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, बड़ी भीड़ इकट्ठी, पुलिस तैयार हो रही थी। मैं समझ गया भाई अब ये तैयारी कर रहे हैं। वो वहाँ से आए और उन्होंने आके यहाँ करसाना में जहाँ वो टेंट लगा हुआ था उसको फाड़ दिया और जितने लोग बैठे थे उनकी पिटाई की खूब ढंगों से। वो आरएसी के लोग रात भर पीटते रहे, तो किसान तो भाग गए घर अपने और बनिए पिटे सारे शहर के। तो बनियों के जो जवान लड़के थे जिनके चोटें लगी हुई थी, गाड़ियां टूटी हुई थी, और उनको गुस्सा आया। उन्होंने सुबह मिट्टी का तेल लिया पीपों में और दफ्तर गए और एसडीएम का दफ्तर जला दिया, एसडीएम का घर जला दिया, एसडीएम की गाड़ी जला दी, जो सरकारी चीज देखी उसको सबको जला दिया। वहां पुलिस जितनी थी और नजदीक से पुलिस, रावड़ा की पुलिस भी वहीं बुला ली, सब पुलिस इकट्ठी हो गई। हम रावड़ा चले गए। रावड़ा में पुलिस थोड़ी रह गई। रावड़ा के लोगों को पता लगा कि इतने लोगों को मारा है, तो उन्होंने मुकाबला किया। वो वहाँ बाजार में इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा साढ़े थाने को बदला ले अपने। उन्होंने थाने पर हमला कर दिया और थाने ने गोली चला दी, आदमी मर गए 4। ये आंदोलन शुरुआत तेज हुआ। इसमें 20-20 हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए और कर्फ्यू लग गया। 12 दिन कर्फ्यू रहा। हिंदुस्तान में कभी भी किसी आंदोलन में 12 दिन तक कर्फ्यू नहीं रहा। ये रिकॉर्ड था कि घड़साना में, रावड़ा में 12 दिन तक बाजार बंद रहा, बिल्कुल कोई दुकान खुली नहीं और पुलिस मिलिट्री रही, कर्फ्यू लगा रहा। 2-3 बार बातचीत हुई, बातचीत सब फेल हुई। लास्ट में कैबिनेट के आधे लोग आए, 10 मिनिस्टर बातचीत करने। उनकी भी बातचीत, लोग आए 3-4 हजार बात सुनने के लिए। रात को बात हुई, वो बात नहीं बैठी। तो हमारी जो गाड़ियां थी, हमने गाड़ी जानबूझ के पीछे खड़ी की थी, मंत्रियों गाड़ी आगे थी। जब मंत्रियों की गाड़ी निकली तो लोगों ने पत्थरों से मार मार के तोड़ दिया। सब मंत्री भाग गए और आंदोलन और उग्र हो गया। ये जो दमन हुआ और आदमी मरे, उसके बाद एक आदमी मिलिट्री जो उसने और मार दिया हरिजन को। 5 हो गए। एक आदमी दवाई लेके आया था बाहर से, उतरा बस, उसको पीट के मार दिया। इस तरह से 8-7 आदमी मर गए। हमने उसका, वो जो कर्फ्यू लगा हुआ था, वो जिस दिन टूटना था उस दिन पुलिस को ये वहम था कि अपने मिलिट्री को अंदर रखो और ऐलान कर दो कर्फ्यू छोड़ दिया और ये डरे हुए काबू हो जाएंगे। हमने पूरे गांव में प्रचार किया हुआ था कि उस दिन आप ट्रैक्टर इकट्ठे करो,
अकेले मत आओ, 50-100 ट्रैक्टर इकट्ठे लेके आओ। तो 15 तारीख थी, 100 ट्रैक्टर रावड़ा से चले पूरे भरे हुए। और जब रावड़ा के पास आए, गड़साना के अंदर घुस गए और भीड़ चारों तरफ से आई, तो मिलिट्री वहां से निकल गई और 15-20 हजार आदमियों का मीटिंग हुई। चल आंदोलन और तेज हो गया। ये आंदोलन पहली बार का जो वसुंधरा समझती थी भी खत्म हो गया, दोबारा का जब और तेज हुआ तो वसुंधरा ने बराबर मुकाबले में आके और गंगानगर के लोगों को इधर से भीड़ इकट्ठी करके कुछ किराए के लोग लाके और जलसा किया और ये ऐलान किया कि पानी किसी कीमत पर नहीं देंगे, जोर लगा ले और हम जो इसकी बात करेगा उसको सबक सिखाएंगे। और मेरे को अरेस्ट कर लिया। मैं अंदर रहा। जब छूट के आया तो लोगों में निराशा थी। कितना टाइम रहे जेल च? 11 महीने। ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया गांव में, जलसे का। जलसे की इतनी जबरदस्त तैयारी थी 11 महीने अंदर रहने की। लोगों को गुस्सा कि लोग 20-22 हजार इकट्ठे हुए। मेरे को बाहर पकड़ लिया। बाहर आने के बाद फिर तो नहीं, जलसे में जा रहा था ना, उस वक्त जबरदस्ती घेर के और गिरफ्तार कर लिया और ले गए। और उस जलसे पर लाठीचार्ज किया। उसमें येचरी जो हमारा अब सेक्रेटरी है वो भी आया हुआ था, पार्टी के लीडर भी थे। सबकी पिटाई की, सब भाग गए, जलसा बखेर दिया। उस कुचले हुए आंदोलन को लोगों ने कई दिन तक चलाया। जलसे होते रहे, धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसके बाद मैं 107 में पकड़ा गया था। मेरी 107 की जमानत हो गई, फिर आ गया। मैंने आने के बाद जो अनूपगढ़ है उसमें जलसा बुलाया, ये देखने के लिए कि यहाँ कितनी ताकत है। और लोगों से कहा भी ये आखिरी है, अगर पानी लेना है तो आओ, नहीं हम तो मरने के लिए जाएंगे। जिसने आना आ जाओ, क्या रोके आओ। 4-5 हजार लोग आए। हमका गिरफ्तारी देंगे। तो गिरफ्तारी देने के वक्त जो लोग गए उसमें कांग्रेसियों ने कहा हम जाएंगे। तो कांग्रेस के नेता गिरफ्तारी देने जा रहे थे, उनको बस में बैठा रहे थे पुलिस वाले। एक पुलिस वाले ने लंबा लठ ले रखा था और वो सोहन लाल जो एक्स MLA है उसको चढ़ा रहे थे वो। तो लोगों को ऐसा लगा दूर से कि इसको लाठी से पीट रहे हैं, और हमने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तो सत्याग्रहियों को पीट रहे हैं। उससे लोग भड़क उठे और लोगों ने हमला कर दिया पुलिस पर। उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू शहर में लगाया। किसान फिर भी रुक गए, मुकाबला करने आ गए कर्फ्यू के बाद भी। तो SDM ने मेरे हाथ पैर पकड़ के कहा कि चले जाओ, गोली चल जाएगी तो आदमी मर जाएंगे। मैंने कहा मुझे 5 मिनट बोलने दो। मैंने उनका देखो तुम हो थोड़े हैं, इतने आदमियों से काम नहीं चलेगा, इनके आदमी ज्यादा। मुकाबला करेंगे कल 1 बजे। कसम खाओ कि इसी अनूपगढ़ के अंदर आओगे और लठ लेके आओगे, बिना से लठ, जो कुछ तुम्हें मिलता है वो लेके आओ, आखिरी लड़ाई लड़े। खूब गर्मा गर्म करके उनको राजी किया। अब चले जाओ मेरे कहने से। लोग चले गए। मुझे वहां से निकलते ही मैं अनूपगढ़ पहुंचा और वहीं गिरफ्तार कर लिया।
साहब राम था, उसको गिरफ्तार कर लिया, एक सेठ था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हमको उस वक्त रासुका में गिरफ्तार किया और उदयपुर ले गए। सरकार ये समझती थी कि रासुका में गिरफ्तार किया है, कर्फ्यू लगा दिया, सारा शहरों पर अब काबू आ जाएगा। ये शोपत सिंह उस बार था, उसने जलसा बुलाया खाजूवाड़े में, 60 किलोमीटर दूर। वहां 20,000 आदमी इकट्ठे हुए। 20,000 आदमी इकट्ठे हुए तो एक आदमी उसमें से ट्रॉली से गिर के और मर गया। उसको उन्होंने क्या किया, शोपत सिंह ने, उन्होंने कि चारों तरफ जो जीपें खड़ी थी पुलिस की, उनमें आग लगा दी, जीपें जला दी, पुलिस को लाठीचार्ज मुकाबला कर लिया आदमी मरने से। उसकी लाश एक जीप खींच के उसकी लाश के पास ले आए और बैठ गया भूख हड़ताल पर। 2-3 दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहा। वसुंधरा ने उसने टेलीविजन पर, रेडियो पर कहा कि झूठा है, फर्जी है, ये तो वैसे गिर के मरा है। इसने कहा कि इसको पुलिस ने कुचल के मारा है। इस पर बहस होती रही तो आखिर जाके कलेक्टर ने ये कहा, मैडम से हम पूछ लेते हैं। मैडम ने कहा, भी अब मैं आईजी को भेज देती हूँ, वो जांच कर लेगा। अगर आईजी कह देगा कि यहाँ कोई पुलिस की गाड़ी थी इसकी बॉडी के पास जिससे ये कुचला गया, तो हम इसको शहीद मान लें। गाड़ी थी, खुद की लाई हुई, वो गाड़ी मान ली। उसने उस वक्त शोपत ने ऐलान किया, अब अगर नहीं माना तो मैं इस बॉडी को लेके और जयपुर जाऊंगा और वसुंधरा के दरवाजे पर जाके बैठ जाऊंगा, वहीं मैं भी मरूंगा, ये मरा हुआ है, अभी ये तैयारी करो। उसके दिमाग में डर ये लगा कि जाटों का एरिया है, सीकर, चूरू और ये बीकानेर, जाटों में गड़बड़ी हो जाएगी, तेरे साथ बुरी होगी। उस वक्त सरेंडर कर दिया वसुंधरा ने। और वसुंधरा ने ये कहा, भाई मैं तैयार हूं, जो कुछ बात है। उनको जेलों में है वो, उन सबको एक जेल में इकट्ठे करो और वहां बातचीत करेंगे। इस तरह से ये आंदोलन पानी दोबारा मिलने के रूप में शुरू हुआ और वो इलाका दोबारा करसाने के 20 लाख लोगों को पानी मिलके और बसा। ये रिजल्ट था। हमारे साथ एग्रीमेंट किया, मिनिस्टर आए 2, सेक्रेटरी आया इरिगेशन का, इरिगेशन के सेक्रेटरी का मेरे बीच में फैसला हुआ रिटर्न। उसमें जो शेयर है इस इलाके का 50%, 58% वो शेयर देने का तय हुआ और वो पानी मिला, उससे ये इलाका। ये आंदोलन फिर उसके बाद इतना पॉपुलर हुआ सारे देश में कि जो भी आंदोलन करता था वो यही कहता था, वो गड़साना बना दें। अभी तक भी साउथ में, चाहे मद्रास हो, कलकत्ता हो, सब जगह इसका प्रचार है। दादा जी, तो ये लड़ाइयाँ जो है, इसके साथ साथ ये नहीं है कि मैंने किसान की ये लड़ाइयाँ लड़ ली। मैं जो यहाँ मजदूर थे, 6,000 मजदूर काम करते थे कपड़ा मिल में गंगानगर में, और थे, उनकी यूनियन भी थी, उसका भी जनरल सेक्रेटरी था। उसके भी बहुत से आंदोलन लड़े, उनकी हड़तालें लड़ी, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, उनको बोनस
पहली बार दिलाया। वहाँ भी बड़ी लाठीचार्ज हुए, मुकाबले हुए। तो वो एक लंबी कहानी है जिंदगी की कि 80 साल तक 85 साल तक लड़ते रहे, ये जिंदगी है। और अब भी लोग ये समझते हैं कि कोई लड़ाई लड़नी हो तो ले आओ, हालांकि सेहत सारी चीज शरीर 91 हो गया, वो नहीं है, पर उसके बाद भी ले आते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसके ढांचे में फर्क आ गया, दिमाग में और दिल में नहीं आया, वो वही है जो पहले था। दादा जी अपनी गलबात वैसे ही बहुत लंबी हो गई, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਮਾਕਪਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਤਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ऐसा है, मेरा खुद का अनुभव है और मैं पढ़े लिखे लोगों से, नेताओं से, सबसे कहता हूं कि क्या किसी नेता ने अपने इलाके में मिनिस्टर बन के, चीफ मिनिस्टर बन के और ऐसी स्थिति पैदा की है कि जनता को पहले से अच्छा सुख मिल जाए, जो पहले हालात थी उसकी अच्छी हो जाए? ये हिंदुस्तान में कोई इलाका है कि जहां ये होता हो? नहीं, अब देखने को मिल रहा। जब जब नहीं होता, मैं मिनिस्टर बन जाता, मान लो कुछ भी बन जाता, तो उसके बाद वही बात होती कि फिर हार और फिर एक बार जीत जाए पैसे से, तरीका वही बनाना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गंदगी में रहने की बजाय चाहे आदमी चीफ मिनिस्टर होके मरे और चाहे बिना किसी बात के मरे, आदमी की मौत तो निश्चित है। जिंदगी में क्या, किस लिए जीता है आदमी, ये किसी को पता नहीं। अभी कोई दुनिया में स्पष्ट नहीं कर सका अभी क्यों तो हम पैदा होते हैं और क्यों हम किस रूप में जीते। मेरे दिमाग में ये है कि जिस जिंदगी से आदमी संतुष्ट रहे हमेशा, वो जिंदगी अच्छी है। और मैं इसी बात से संतुष्ट था, ईमानदारी से जो जनता की तकलीफ, जिस जनता को तकलीफ है वहां काम करना है, ये सोच के नहीं करना कि वोट। तो इसलिए किसी पार्टी को बदलने का मतलब ही नहीं था। मुझे अभी तक भी ठीक है, पार्टी में जिसमें रहता हूँ उसकी आलोचना भी अंदर करते हैं, उसके कई दफा गुस्सा भी आता है, कई दफा सब कुछ होता है, पर उन सारे जो देश का ढांचा है उसमें मुझे यही पार्टी अच्छी लगी कि जिसमें मैं लड़के और अपने जो उद्देश्य है जिंदगी के लोगों को राहत पहुंचा सके, सामूहिक ये कर सके। उससे कोई जिंदगी बदल जाएगी देश की, वो मैं उम्मीद भी नहीं करता था, न है, क्योंकि पूंजीवाद है, दुनिया भर में उसका गलबा है, हिंदुस्तान में और बुरी हालत है कांग्रेस से। पर पूंजीवाद का जो मरने का रास्ता है वो यही है कि वो पूंजीवाद जब खत्म होता है उसका रास्ता है फांसीवाद का, एक आदमी का राज, नो वोट, किसी की सलाह नहीं और अपना ढंग से राज करना। वो राज चाहे जर्मन ने किया हो, चाहे इटली मुसोलिनी ने किया हो, सब मरे, सब समाप्त हुए। तो इसलिए हिंदुस्तान में भी वो स्थिति आ गई कि अब न किसी का राज है,
न किसी की इच्छा चलती है। जो सब बिके हुए हैं, सारा ढांचा बिक गया है, मुफ्त में लुटा रहा है मोदी। 5-5 हजार करोड़ के कारखाने अडानी को मुफ्त में देता है कि तू 50 साल के लिए इसमें काम कर। वो उसको नहीं देता, ये सारा पैसा मोदी, वो तो मैनेजर है। तो इसलिए इस तरह की जिंदगी रहने की बजाय मंत्री रहे कुछ रहे। अब मान लो अशोक गहलोत मंत्री है, मेरा मित्र है, मित्रता भी हमारी आंदोलन में हुई थी। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਸੀ ਨਗਰ 'ਚ ਸ਼ੋਪਤ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ऐसा है, हमारी जो पार्टी है प्रदेश में, उसकी शुरुआत से जब 10-50 मेंबर थे तब भी मैं मेंबर था। उस वक्त से उसमें रहा हूँ। मुझे पूरा पता है कि कहाँ उसकी ताकत है, कहाँ नहीं है, कहाँ वो बन सकते हैं। रायसी नगर में इस नौजवान ने हिम्मत करके अपना घर छोड़ के अपनी ज़मीन से 50 किलोमीटर दूर जाके किराए मकान लेके रहना शुरू किया। 11,000 इसको वोट मिले पहले चुनाव में। उससे इसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा इसकी 1.5-2 महीना साथ रह के मैंने मदद की और पूरे एक एक गांव घर घर गया मैं। अब तो शायद पता नहीं कितने घरों में धासकेंगा लगा है। तो उसका नतीजा हुआ कि इसको 45-50 हजार वोट मिले और ये मुकाबले में रहा। तो इससे उम्मीद है कि ये गंगानगर में पार्टी के लीडर होंगे, शायद असेंबली में पहुंचे या लीडरशिप में रहे। ये इस प्रयास में ये नहीं देखता है कि ये दोस्त है कि नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि पार्टी की छवि किससे बढ़ेगी और कौन निकलेगा आगे, उसकी मदद की जाएगी। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बात ये है, संघर्ष जो है ईमानदारी से आदमी को उसी के लिए करना, उस बात के, उस इशू के लिए करना चाहिए जिस इशू में आपको खुद को विश्वास हो कि रिजल्ट निकलेगा। संघर्ष तो बहुत से लोग हैं। मेरी लड़ाई का उद्देश्य, मेरे संघर्ष का उद्देश्य यही रहता है कि जो भी आदमी, जो भी तबका, जो भी गांव, जो भी इलाके जिसमें तकलीफ है, परेशानी है, पानी की है, ज़मीन की है, कोई ज़मीन नीलाम होने की है, कोई और है, उसमें मैं ये देखता हूँ कि इस पर अगर जोर लगाया जाए, पूरी ताकत लगाई जाए, जितनी अपने से लोग इकट्ठे हो सकते हैं वो करके, और रिजल्ट पॉजिटिव आए जाएगा, मन में आ जाए, चाहे आए ना, पॉजिटिव आ जाएगा, तभी मैं संघर्ष करता हूँ। उसी को संघर्ष कहते हैं। हर चीज को, हर पंगे को संघर्ष नहीं कहते। ये है संघर्ष, इसके रिजल्ट पॉजिटिव निकले। और मैंने अपनी जिंदगी में चाहे छोटे लड़े हों चाहे बड़े लड़े हों, 60-70% ऐसे आंदोलन लड़े हैं जिनमें रिजल्ट आया है। कंकराल में 2016 में 400 पानी रह गया था और लोगों को दिमाग में था कि अब पिजाई नहीं होगी। मैं 300-250 आदमी लेके गया, बैठ गया गर्मी में, ऐसे को बिठा लिया और वहीं का अभी 3 दिन बाद फिर आएंगे, अब चलते हैं घर। सबको कहा दोबारा आओ। दोबारा 4,000 आदमी आए। 4,000
भी निराश चले गए। मैंने कहा भी 4,000 से काम नहीं चलेगा, 20,000 आओ, और वाकई 20,000 आए। और जो 400 पानी था वो 2500 पानी चला। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ। दीपक जी, मेरा तो एक ही उम्मीद रखता हूँ मैं नौजवानों से कि चाहे हमारे नौजवान को कितना ही नशे में, गलत रास्तों में डाल के पूंजीवादी लोगों ने, बड़े सेठों ने, पॉलिटिशियंस ने खराब कर दिया है, उसके बावजूद भी एक उम्मीद मुझे है कि इस देश में अगर कोई तूफान उठेगा तो उसके नेता नौजवान होंगे। जो नौजवान है उसकी जिंदगी शुरुआत होती है, मुसीबतें उसके सामने होती है, पर उसमें निराशा नहीं होती। वो अपनी जिंदगी को बहुत लंबी समझता है, और जो लंबी जिंदगी को समझता है वो लड़ता भी है। अगर उसमें कोई समझ पैदा कर दे, उसमें कोई ऐसी इच्छा पैदा कर दे, तो वो लड़ाई भी लड़ता है। इसलिए मेरा तो नौजवानों से यही कहना है कि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, और ये अगर इधर से घूम के, इधर रह के, इधर जपा मार के रहते, मान लो पैसे भी मिल गए, वो भी गए, इकट्ठे भी हो गए, तो उसका भी कुछ नहीं बनेगा। अडानी वाली हालत होगी, धीरे धीरे खिसक रहा है, थल्ले तक जाएगा। तो इसलिए ये जिंदगी है, इसमें जो हम देश में जितने लोग हैं उनको सुख, उनकी खुशहाली के लिए संघर्ष करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यही असली जवानी का मतलब है। अगर जवानी है, बाल बिल्कुल काले हैं, उस वक्त भी कुछ नहीं किया तो फिर करने को कुछ नहीं रहेगा। ये है। कर दिया विराम? एक प्रश्न और लास्ट। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो, मार्क्स ने कहा है, जिस मार्क्स के पढ़कर मैं कम्युनिस्ट बना, कि चुनाव से कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति है, कॉरपोरेट जगत है, वो इतना पैसे वाला हो जाएगा कि वो किसी को भी खरीद लेगा और चुनाव को उठ देगा। इसलिए ये उम्मीद रखना कि ये गरीब आदमी का मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे वोट देगा, ये मैं कभी सोचता ही नहीं। और इसके भरोसे अगर हम समझे कि परिवर्तन हो जाएगा, संभव नहीं। इसलिए मुझे आज भी नहीं लगता। लंका हमारे पास में है, श्रीलंका, राजबक्से के सारे भाई, एक प्राइम मिनिस्टर था, एक जो प्रेसिडेंट था, एक जनरल था मिलिट्री का, सारे बड़े बड़े अफसर थे, 3/4 वोट मिले थे। और 1 साल के अंदर लंका की जनता ने, कोई नेता नहीं, किसी पार्टी का नहीं, जितनी पार्टियां थी वो सब मर गई। वो उठे, लाखों लोग घेर के खड़े हो गए पार्लियामेंट को, खींच खींच के पीटा, मारा, जूतों से मार मार के प्राइम मिनिस्टर इस्तीफे लिए और प्रेसिडेंट को भगा दिया। तो इसलिए हिंदुस्तान का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि जनता एक दिन
उठेगी और इस परिवर्तन को करेगी। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਤਰਾਮ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ठीक।